आदो नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं काले आम पर, एक बुलंदशहर का बहुत मारूफ, बहुत प्रसिद्ध हरदिल अजीज़ अल अजीम चिकन पॉइंट पर, और यहाँ पर एक ग्रांट सेलिब्रेशन चल रहा है। तमाम यहाँ पर युवा साथी हैं, परवाना ग्राम पंचायत के तमाम ये बाशिंदे हैं, और बीच में जो बैठे हुए हैं आप देखें सामने सुहेल अंसारी भाई साहब, इनके डेडिकेट किया हुआ है। ये आज की पार्टी डेडिकेशन के रूप में सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हुए हैं। सुहेल अंसारी भाई सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, इनकी ट्रेनिंग के बाद में आगरा पोस्टिंग हुई है। उसी परिवेश में तमाम युवा साथी परवाना के, तमाम इनके पड़ोसी और सर समाज की जनता के लोग यहाँ पर आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी इनवाइट की हुई है इन्होंने, और सुहेल भाई को यहाँ पर इनवाइट करके जश्न का माहौल है। और तमाम यहाँ पर देखें बड़ी खुशी होती है प्यारे वर्ष, जब भी सरकारी नौकरी में, ख़ासतौर से हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर एक किसान का बेटा, एक गांव का बेटा जब अधिकारी बनता है, ऑफिसर बनता है, देश की सेवा के लिए, देश भाव के लिए, देश की सेवा में समर्पित, उसका त्याग, तपस्या, बलिदान, उसके अपने परिजन और उसके अपने गांव के लोगों के अंदर खुशी की लहर और सातवें आसमान पर जुनून होता है, वो अपने आप में काबिल तारीफ। प्यारे वर्ष, आप देख सकते हैं तमाम युवा साथी हैं, कहीं ना कहीं सो इंस्पायरेबल हम लोगों के लिए, सो फैबुलस, सो वंडरफुल। बात कराते हैं प्यारे वर्ष अभी आपसे, सुहेल भाई से भी यहाँ पे, और सभी साथियों से कोशिश करेंगे आपकी रूबरू करा सकें आपसे, और कैसे इस खुशी के पल को हम आपके लिए कैमरे में कैद कर सकें। सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सभी का, युवाओं का, तमाम साथी, कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं आपको तहे दिल से, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, चैनल और चैनल के व्यूअर्स की ओर से, तमाम आपको, आपके गांव वालों को, सुहेल भाई आपको, आपके परिवार के सदस्यों को और तमाम युवा साथियों को। कैसा लग रहा है सुहेल भाई, खुश आमदीद? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी में मैंने अपने गांव के और कुछ मेरे स्कूल के दोस्त थे, कुछ रिश्तेदार हैं ना, सबको इनवाइट किया, और मेरी इंशाल्लाह कल पोस्टिंग है और वहाँ ज्वाइन करूँगा मैं जाकर। तो सुहेल भाई, ये पूरा जो एक आपका बड़ा बलिदान रहा, ये इस पड़ाव तक पहुँचने के लिए क्या क्या मुश्किलात आई, पढ़ाई से लेके फिर ट्रेनिंग तक, वो ज़रा बताएं, शेयर करें। मुश्किलें तो सभी की लाइफ में रहती हैं, मेरा भी एक अलग तरह का संघर्ष रहा है, और मैं एक गांव से आता हूं, गांव सही है, काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर मैंने जो पढ़ाई है मोस्टली अपने पास के कस्बे औरंगाबाद में की। उसके बाद तो फिर मैंने आज़ाद पब्लिक स्कूल बुलंदशहर NCR ब्रांच जो है वहाँ से मैंने इंटर करा, और उसके बाद मैंने BSc करी जो कि खुर्जा NREC कॉलेज में है, वहाँ से मैंने BSc फाइनल किया। तो 2019 के बाद मैंने ये सब करने के बाद फिर था कि गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ करना है, देश हित के लिए, अपने मुल्क के लिए, देश हित के लिए, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना है। लेकिन मेरा जो ड्रीम था वो SSC CGL के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना था, जो कि कोरोना के टाइम पे आने के बाद वो एग्ज़ाम थोड़े से रुक गए, तो उसी टाइम पे फिर UPSI 2021 में योगी जी ने भर्ती निकाली, और उसी को फिर मैंने फॉर्म फिल किया। फॉर्म भरने की भी एक थोड़ी लंबी कहानी रही, तो उसमें ऐसा हुआ था कि फॉर्म भर गए, फिर मेरा इरादा नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ा हाइट का इशू रहता था। मेरी 169 के आसपास का हाइट थी और 168 वो मांगते हैं, तो फिर लगा कि यार हाइट में कोई इशू हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं वो लोग। तो फिर मैंने नहीं, चलो भरते हैं। तो अब जैसे ही फॉर्म मैंने फिल किया तो उस टाइम पे वो मांगने लगा कि तुम्हारा OBC से कैटेगरी से आते हो तो उसका नया सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो वो मेरे पास था नहीं, मेरा एक्सपायर हो चुका था। तो फिर मैं साइबर कैफ़े पे जाता हूँ, तो कहा कि मेरा ये बनवाइए आप, तो कहने लगे इसमें तो भाई वक्त लगेगा, और फॉर्म भरने में वक्त नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि बनवा लिया तो वेस्ट रहेगा, किसी काम का फॉर्म भरना नहीं है, क्या करूँ। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके वो उससे कह दिया कि आप भरिए, जो होगा देखा जाएगा। फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ, रोज़े चल रहे थे माशाल्लाह, तरावी और नमाज पूरी चल रही, दुआएं हुई, तो उसमें डेट बढ़ गई नोटिफिकेशन की कि आप फॉर्म भर सकते हैं, और टाइम बढ़ गया 15 दिन। उसमें मेरा वो बन के आ गया, और मैंने खुद अपने लैपटॉप से फॉर्म फिल कर दिया। और फॉर्म फिल करने के बाद तो है फिर प्रिपरेशन मेरी CGL की चल रही थी, UPSI की कोई ख़ास नहीं थी। उसके लिए थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा हिंदी पढ़ी,
और जी के थोड़ी यूपी की पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद तो है टेस्ट बुक वेब टेस्ट सीरीज से मैंने तो है मॉक टेस्ट लगाई, जिसमें लास्ट ईयर के सारे कंप्लीट कर लिए थे। माशाल्लाह अच्छा स्कोर हो रहा था उनमें, और नए भी लगाए। तो 17-18 मॉक टेस्ट के बाद लास्ट टाइम जब मैंने 2 लगाए तो उसमें इतना अच्छा स्कोर रहा मेरा कि 400 नंबर का पेपर होता है यूपीएसआई का, और उसमें 352.5 2 बार मेरे स्कोर हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, अल्लाह के करम से सबका हो जाएगा। मेरा अंदर से ये था कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर एडमिट कार्ड आता है और मेरा सेंटर आगरा पड़ता है। तो आगरे के लिए मैं रवाना हो गया। तो उस टाइम पर फ़ोन थोड़ा टूटा हुआ था मेरा, वो पापा जी कहते थे ले लो, लेकिन थोड़ा सा अंदर से गट फीलिंग थी कि ना, आप पापा के खर्चे पे कुछ नहीं, खुद का ही करना है। तो रबड़ वबड़ बंदी हुई थी, मैं चला गया ऑनलाइन, अपना रूम वगैरह लिया मैंने यहाँ आगरा के अंदर। तो सेंटर के पास वही था, क्योंकि थोड़ा सा रूरल एरियाज था, वहाँ पर रूम वगैरह मिल नहीं पा रहे थे। तो पहुँचते पहुँचते बाय बस मुझे शाम हो गई। शाम होने के बाद तो है फिर मैं निकल पड़ा। तो मैंने ऑटो करा। अब मैंने मैप लगाया हुआ था होटल के लिए, उससे बताता था, उसके समझ नहीं आ रहा था। तो मैं कहने लगा आप चलते रहो, जहाँ होटल आ जाएगा मैं रुक जाऊँगा। तो रुकने के बाद फिर पता पड़ा गूगल मैप गलत काम कर रहा है। मैं आगे पहुँच गया, फिर वापस आया। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे होटल पहुँचा। होटल भी एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं था, काफ़ी परेशान हुआ। रात को मैं उसे कॉल करा, कहने लगा यहाँ होटल है, वहाँ होटल है। कुल मिला के मैं होटल पहुँच गया। तो होटल बुक करते टाइम काफ़ी अच्छा था, लेकिन जैसे ही वहाँ अंदर एंटर हुआ तो बहुत ज़्यादा गंदी हालत थी होटल की, और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उस होटल के अंदर बहुत अश्लीलता थी। तो लेकिन फिर रूम लेना पड़ गया, वहाँ पर कुछ था नहीं ऑप्शन। तो वहाँ पर और भी लड़के थे जो एग्ज़ाम देने आए होते अलग अलग जनपदों से। तो उसका जो मालिक था होटल का, तो उससे काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप सी होगी। मैं कह रहा खाना वगैरह का इंतज़ाम, भाई खाना तो मैस में यहाँ बनता नहीं है, आप ढाबे पर खा लीजिए। तो ढाबे पर गया तो वहाँ थोड़ा सही नहीं था, लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, तो मैंने वहाँ खाना भी नहीं खाया। एक्चुअल में हर बार मम्मी कहती थी कि खाना ले जा बेटा, मैं थोड़ा आलकस कर जाता था, नहीं लेके जाता था। लेकिन उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ, खाना लाना चाहिए था मुझे। जी बिल्कुल, मुझे एहसास हुआ। उसके बाद तो फिर मैंने खाना नहीं खाया। वो एक कैंटीन पे पेटीज़ वगैरह और कोल्ड ड्रिंक पी थी। उसके बाद रात मैं गया, फिर होटल वाले से बात हुई। उस बंदे ने थोड़ा सा मुझे रिझाना चाहा चीज़ में, उसने थोड़ा लालच दिया। तो उसने बिना पूछे मुझसे, उसके पास ड्रिंक थी, ड्रिंक बना के दी उसने मुझे। कहने लगे लीजिए आप। मैं कहने लगा भाई मैं ये नहीं पीता, और मैं एक्चुअली मुस्लिम हूँ और मज़हब इजाज़त भी नहीं देता, और आज तक मैंने बाखुदा कभी ये चीज़ हाथ भी नहीं ली, तो इसे आप रख लीजिए। सिगरेट देने लगा, और होटल की भी हालत ऐसी थी, तो बहुत ज़्यादा उसने और चीज़ों में भी रिझाया। तो कुल मिलाकर मैं फंस गया था उस होटल में। मेरा मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन रात इतनी हो चुकी थी, कोई और होटल मिल नहीं पा रहा था। फिर रात काटी जैसे तैसे, लेकिन सुबह को 5 बजे ही मुझे चेकआउट करना था। 7 बजे के आसपास का एग्ज़ाम था मेरा। तो 5 बजे ही मैं वहाँ से निकल पड़ा। निकलने के बाद बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी, तो बारिश में भीगते भीगते मैं चला गया, क्योंकि 1 किलोमीटर सेंटर था मेरा। वहाँ जाने के बाद तो है नाश्ता मैंने वहीं करा। वहाँ थोड़ी छोटी बूढ़ी मतलब उन्होंने शॉप लगाई हुई थी, तो चाय और बिस्कुट लेने के बाद मैं सेंटर के बाहर फ्रेश था कि अब एग्ज़ाम अच्छे से देना है, और उसके बाद जो भी खाना पीना करना है वो करूँगा मैं। फिर होता है क्या है, फिर मैं सेंटर में चला जाता हूँ। बाय कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मैं गया, मजबूती से सारी चीज़ें बढ़िया थी मेरी, सब फंडामेंटल्स पर अच्छी कमांड थी। हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ पर अच्छी कमांड थी। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। और एग्ज़ाम होने के बाद ये यूपीएसआई एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 160 क्वेश्चन होते हैं, और इसके मार्क्स 400 होते हैं, और डायरेक्ट होता है। इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग होती है, और डायरेक्ट इसमें एसआई के लिए आप रिक्रूट हो जाते हो। तो एग्ज़ाम देने के बाद फिर बाहर आता हूँ, तो बाहर भी आप जैसे एक भाई मिले, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था मेरा, तो सही रहा। उन्होंने पूछा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और व्यूअर्स को हमारे को मदद मिले इस चीज़ में। तो उनसे इंटरव्यू करने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। अच्छा सुहेल भाई, एग्ज़ाम के देने के बाद में सेंटर से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, आप मुतमईन थे कहीं ना कहीं कि कहीं इसको आप क्रैक डाउन करेंगे? बिल्कुल मैं मुतमईन था। मुझे ये था कि अल्लाह ने चाहे तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि उस दिन ऐसा था लड़के बता रहे थे कि पेपर टफ आ रहा है, कुछ कह रहे थे इजी आ रहा है, लेकिन जब मैं देने गया तो पेपर मॉडरेट था। लेकिन तैयारी भी आपकी भरपूर थी? तैयारी बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगा कि हाँ पेपर तो क्रैक हो ही जाएगा। अगर टफ आया तो सबके लिए आया है, और इजी तो सबके लिए है। तो कहीं ना कहीं ये था कि मुझे नॉर्मलाइजेशन होता है मोस्टली एग्जामों में आज के टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्टों में होती हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद थी, और वो मिला भी। और उसके बाद फिर मैं घर के लिए रवाना हो गया। उसके बाद तो दूसरा प्रोसेस ये होता है इस एग्ज़ाम में कि मेरा जो सेंटर है बरेली के अंदर DVPST के लिए बुलाया गया, जिसके अंदर हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट होती है, और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था।
तो बरेली के अंदर मैं गया था, बरेली में ये मेरा काम हुआ। और उस टाइम पे भी रोज़े ही चल रहे थे, रोज़ों में ही माशाल्लाह उस टाइम भी मैं रोज़े से था। और हाइट का सबसे ज़्यादा डर था जो उस दिन ख़त्म हो गया, तो मेरी हाइट पूरी होगी। उसके बाद तो है 15-20 दिन बाद मेरी रनिंग थी, मुझे आई थिंक हाँ डेट भी याद है, 27 मई थी, सुबह का वक्त था। कितना टारगेट मिलता है रनिंग के लिए? रनिंग कुछ खास नहीं होती है, नॉर्मली अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो वो आसानी से इजीली क्रैक कर सकता मीटर की होती है। ये 4800 मीटर होती है और इसके लिए 28 मिनट दी जाती हैं। तो ये मैंने 26 मिनट 16 सेकंड में कर ली थी। और कॉन्सिडेंस ये हुआ, जो मैं बाइक चलाता हूँ उसका गाड़ी का नंबर भी 26-16 ही है। वेरी गुड जी। और उस कोइंसिडेंट आपके इस पूरे पड़ाव में बहुत रहे सुहेल भाई? हाँ बहुत इनसे हाँ इत्तेफाक बहुत रहे हैं इसमें। तो यही। और उसके बाद फिर उसके बाद में फिर उसके बाद तो है फिर ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें हो जाने के बाद ये हुआ था तकरीबन ये बताते हैं 8-10-12 लाख आई थिंक इतने फॉर्म फिल हुए थे और 8-9 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया थे। तो 2.5 गुना मतलब 3.5 गुना या 4 गुना बच्चे लेने होते हैं उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में। तो जैसे ही पहला रिजल्ट आता है तो मेरा वो क्लियर हो गया था, तो जिसमें 36,000 बच्चे उन्होंने लिए थे। उसके बाद तो है जैसे ये स्टेप वाइज चलते गए, DBPST है तुम्हारा और ये फिजिकल हो गया, इसमें कुछ बच्चे छटे और टोटल बचते हैं 27-28 हज़ार। और 27-28 हज़ार में से वैकेंसी थी 9,534, वो रिक्रूट करनी थी। यानी अब वक्त आ चुका था कि फाइनल रिजल्ट आना है, किसको सिलेक्ट होना है। यानी मेरिट बढ़ के लगने वाली थी, तो बढ़ के लगने वाली थी। उसके अंदर ये सोच रहे थे कि सब प्रिडिक्ट कर रहे थे अपने अपने खूब यूट्यूब चैनल मीडियाज़ सब पर अलग अलग लोगों को बताया गया कि ऐसे का है वैसे है, तो सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे थे। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी एक अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलती है, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ OBC कैटेगरी की 279 पे लगती है, जबकि सेकंड जो फाइनल कट ऑफ होती है 306 पे जाती है। 305 पॉइंट समवेयर और 306 राउंड फिगर मान लेती हैं, तो उसमें जाती है। लेकिन कोई रिजल्ट जब तक रिलीज़ नहीं हुआ था, बस ऐसे ही आ गए थे नाम, लेकिन प्रॉपर नंबर किसी को नहीं पता थे। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आता है तो उस दिन मैं मेरा रेलवे के अंदर NTPC का क्लियर हो चुका था एग्ज़ाम पेरी, और मैं उसका मेंस एग्ज़ाम देने चंडीगढ़ के लिए अपने भाई के साथ जा रहा था। दोनों हम भाई थे, तो चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठे ही थे, तभी वो रिज़ल्ट आ जाता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा सिलेक्शन फाइनल हो चुका है। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद तो मैंने घर पे बताया तो अब्बू मतलब इमोशनल हो गए, रो गए, बड़ी खुशी हुई उन्हें। वो एक हर किसी माँ बाप के लिए बड़ा ऐसा पल होता है कि बस उसमें सारी ज़िंदगी जी लेता है वो। तो उसके बाद तो है फिर मैंने कहा कि ऐसा है फाइनल तो हो ही गया है, लेकिन अब चंडीगढ़ के लिए मैं रवाना हो चुका हूँ। ट्रेन चली नहीं थी, मैं घूम के आएंगे और एग्ज़ाम भी अच्छे से देंगे। तो मैं NTPC का एग्ज़ाम दिए मैंने, 2 पेपर थे मेरे, दोनों दिन वहाँ रुका, तीसरे दिन वापसी हुई। और उसके बाद तो है फिर कुछ दिन के लिए होल्ड पर हो गया, क्योंकि इस वैकेंसी पर काफ़ी एलिगेशन लगे, तो भर्ती थोड़ी स्टे हुई, भर्ती की जांच की मांग करी, तो वो सब चीज़ें होती रही। लेकिन फिर एक अचानक से नवंबर में आ जाती है मेडिकल की डेट, और मेडिकल मेरा मेरठ के अंदर हुआ। और मेडिकल के बाद तो फिर जॉइनिंग लेटर का वेट था, जो कि योगी जी ने एक हाँ इनॉग्रेशन करा था लखनऊ में, उन्होंने खुद बांटे थे। और सब जगह जितने भी बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ पर भी वो नियुक्ति पत्र दिए गए थे। मेरा नियुक्ति पत्र मुझे गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर मिला था। उसके बाद तो उसमें 10-15 दिन का टाइम था, उसमें मैंने टिकट बुक करा। मेरी नियुक्ति हुई 12 मार्च को सुल्तानपुर, PDS सुल्तानपुर के अंदर। और वहाँ 1 साल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी चीज़ें सीखी। ट्रेनिंग का सिर्फ मेन मकसद होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करा जाए, क्योंकि पुलिसिंग के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। पुलिस की नौकरी ऐसी है, कभी भी ड्यूटी आ सकती है, एट द टाइम तुम किस हालत में हो, कैसे हो, तुम्हें चल रहा है। तो ये 1 मिनट ड्रिल, बाकी बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। और कल अल्लाह के हुक्म से मेरी वो भी कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग। कल पासिंग परेड थी 16 मार्च को, जिसमें हमारे योगी जी मुरादाबाद एकेडमी से उन्होंने लाइव टेलीकास्ट कराया। हर सेंटर में 11 सेंटरों में ट्रेनिंग हो रही थी, और वो सब रिक्रूट हो चुके हैं अपने अपने जनपदों के लिए। कुछ ने आज आमद करा ली होगी, कुछ कल कराएंगे, जिसमें मैं कल अपनी आमद कराऊंगा। आगरा जनपद मुझे मिला है, और कमिश्नरेट है उसके अंदर जो मुझे थाना मिला है वो एतमादपुर है। अब इंशाल्लाह आगे का सफ़र बहुत सही रहेगा। पूरी कोशिश करेंगे कि गरीबों की, मजलूमों की मदद करें, जिसमें काफ़ी थानों में देखा गया है कि कोई VIP लोग आते हैं तो उनका एक अलग ट्रीटमेंट है, जबकि कोई फरियादी आता है, गरीब है, तो बेचारे को वो साइड में बैठा रहता है, उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तबकि मेरा मानना ये है कि उनकी सबसे पहले सुनवाई करी जाए। आधी परेशानी उनकी तभी सॉल्व हो जाएंगी, तब उनसे प्यार से पूछ लिया जाएगा क्या परेशानी है तुम्हें, आप बैठिए तसल्ली से, पानी पीजिए, मुझे बताइए। इनकी FIR करो, उनके यहाँ जाके देखो क्या मामला बना है क्या नहीं है, तो आधे सुकून तो हो ही जाता। बाकी केस ट्रायल ये सब चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि न्याय दिलाना
हमारा काम है, न्याय देना हमारा काम नहीं है। सुहेल भाई, अभी जो है 2-3 दिन पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी नियुक्ति पत्र दिए एसडीएम 39 एसडीएम्स, उसमें ऑफिसर्स और आपके डीएसपी, तो सभी को जो समीक्षा बैठक की अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद में योगी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने यही कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि आप झोपड़ी में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक अगर वो आपके पास न्याय की गुहार के लिए आए तो आपको न्याय देना है। वही बात आपकी आत्मा से निकली है अभी। रियली सो नाइस, वी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। क्या अच्छा सुहेल भाई, अभी आपने बताया न्याय देने के लिए बिल्कुल आपके माता पिता ने, वालिदैन ने, पूरे सभी आपके गांव एक किसान के बेटे हैं, तो उस फैमिली से आप आते हैं, कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम समाज को भी आप सुहेल भाई। सभी मुस्लिम बुलंदशहर के जितने भी समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सब आप पर नाज कर रहे हैं, फ़ख्र कर रहे हैं। हम भी और हमारे तमाम व्यूअर्स आप पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत गौरवशील ये पल है हमारे लिए, सुनहरे पल हैं। सुहेल भाई, हम आशा और उम्मीद करेंगे कि देश हित में इस खाकी वर्दी के इकबाल, इसकी गरिमा आप बनाए रखेंगे और न सिर्फ अपने माता पिता का, अपने गांव परवाने का, बल्कि बुलंदशहर ज़िले का जहां जहां आपकी पोस्टिंग होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं पंख लगाने का काम करेंगे, चार चांद लगाने का काम करेंगे बुलंदशहर की इज्जत और आनो शान के लिए। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब वर्दी मिली है तो इसका फ़र्ज़ भी है, क्योंकि वर्दी जब उतार देता है तो हर आदमी एक आम नागरिक ही हो जाता है, लेकिन जब वर्दी धारण कर लेता है तो जनता की भी उससे अपेक्षाएं लग जाती हैं। अगर कोई किसी को छेड़ रहा है, किसी का कुछ नुकसान कर रहा है, तो सिर्फ एक ही न्याय की गुहार रहती है, वो पुलिस से रहती है। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा किसी को मेरी तरफ से कोई कभी दिक्कत नहीं आने की, और अपनी पूरी निष्ठा से मैं ये ड्यूटी करूँगा। यही मेरा कहना है। और कुछ कहना चाहते हैं? पूरे बुलंदशहर का नौजवान तबका आपको देख रहा है सुहेल भाई, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए मोटिवेशनल, कहीं ना कहीं एक आइडियल, एक बड़े भाई के नाते उनके एक गार्जियन, एक मेंटर के तौर पे हो सकते हैं। पूरा बुलंदशहर आपको देख रहा है, कोई सजेशन, कोई पैगाम देना चाहते हो आप? प्लीज़ गो अहेड। मैं यही कहना चाहूँगा बुलंदशहर के लिए, बहुत खुशी है, मैं इस ज़िले से आता हूँ और ज़िले का नाम भी रोशन क्या है अल्लाह के हुक्म से। मैं सभी तैयारी करने वालों से यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे टफ़ तो है, लेकिन इतनी भी टफ़ नहीं है। अगर डिटर्मिनेशन है तुम्हारे अंदर तो लगे रहो, इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मंजिल के करीब हूँ और नहीं हो पा रहा मुझसे, कि अब छोड़ देना चाहिए। माँ बाप भी, रिश्तेदार भी सब एक ताने मारते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ खबर नहीं दी तुमने। तो एक वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा वो बुरा पल होता है, वो ज़िंदगी उसकी ऐसी होती है, यार क्या करूँ कि मेरे साथ के सब लोग कमा रहे हैं और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बेरोज़गार हूँ, माँ बाप के खर्चे पर हूँ। तो लेकिन वो टाइम भी ऐसा होता है उसका कि लमसम वो सब चीज़ें उसके करीबी होती हैं और मंजिल मिलने ही वाली होती है। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी तरफ से बूस्ट अप कर दो, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। सब्र और तहम्मुल का कहीं ना कहीं आंचल संभाल के रखें और हौसला न टूट पाए और उम्मीद बाकी रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और आसपास कर भी सभी माँ बाप से और संभ्रांत व्यक्तियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, इसे लेनी ही चाहिए। इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। अगर आप कोई काम भी करते हैं तो एजुकेशन लीजिए, आप उस अनपढ़ से अच्छा काम करेंगे जो एजुकेटेड पर्सन करता है। एज एजुकेशन पर्सन तो आप अच्छा काम करेंगे। सुहेल भाई देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी खुशी, तमाम नीचे बहुत सारे गांव के लोग आपके बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हुए हैं, आपको आज पार्टी दे रहे हैं, ग्रांड इवनिंग आपकी आज सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हुए हैं सब लोग। गांव में तो तांता लगा हुआ है, जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है नौजवानों से आपके गाँव के। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। जिन्हें जिन्हें मैंने सबको इनवाइट करा था माशाल्लाह सब आए यहाँ पर, और इसको पता लग रही है गाँव के तमाम रिश्तेदार आपके और मिलने वाले तमाम सुबह से ही और शाम तक तांता लगा हुआ है आपके वालिदैन से मिलने के लिए आपसे। जी जी, घर पर सब आ गए थे। एक्चुअल में 2-3 बार मैं ट्रेनिंग के अंदर भी जब घर आया था तो माशाल्लाह काफ़ी बार दावतें हुई और रिश्तेदार आए, मालाएं वगैरह और मिठाई वगैरह खूब सबने खिलाई। बहुत खुशी की बात है और बहुत चलिए ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। प्यारे बस ये देखें, ये होती है रेत, ये पूरा हिंदुस्तान, बुलंदशहर का एक किसान का बेटा, बुलंदशहर के एक गांव का बेटा आज उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकारी बन चुका है और कहीं ना कहीं उसकी आत्मा के अंदर, उसकी रूह के अंदर
सिर्फ वही संस्कार, वही भारतीय संस्कृति की, वही हमारे पूर्वजों की विरासत साफ नजर आ रही है उनकी शब्दावली में। अच्छे कर्म करते जाएं, अपने माँ बाप का, अपने देश का और समाज का कल्याण करें और कहीं ना कहीं मानवता सर्वोपरि रहनी चाहिए। ये आज हमें सीख लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। कुछ पल ऐसे आते हैं जीवन में, संघर्षशील ऐसे पल होते हैं जहाँ पर स्वाभाविक तौर पर हम टूट जाते हैं। उसी क्षण अगर काश हम लोग सब्र तहम्मुल से काम लें, संघर्ष को लगातार जारी रखें, तो कुर्बानी आपकी ज़ाया नहीं होगी, आपका बलिदान ज़ाया नहीं होगा। सारे वेदों में, कुरान में, गीता में लिखा हुआ है, अल्लाह ईश्वर परमात्मा किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता है। ठीक इसी तरीके से बहुत मन्नतें मांगी इनके माता पिता ने, दुआएं करी पूरे गांव ने, और कहीं ना कहीं किसी को उदास नहीं होने दिया, गांव के लोगों को, अपने माता पिता को। और आज भी कहीं ना कहीं तमाम नौजवानों को बहुत प्रेरित करने का, स्रोत देने का काम कर रहे हैं सुहेल अंसारी। बहुत बड़ी तादाद में प्यारे वर्ष 100 से ज़्यादा युवा यहाँ पर आज इनको लेकर आए हैं, इनको इनवाइट किया है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत ही चेहरे पे खुशी की लहर है। तो ये था प्यारे वर्ष आज का अपडेट हमारी तरफ से। सुहेल भाई, आपको और आपके तमाम ग्रामवासियों को, आपके वालिदैन को कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं तहे दिल से, बहुत दिली मुबारकबाद। हमें भी बड़ी खुशी हुई है और बहुत फख्र करते हैं सुहेल भाई। इंशाअल्लाह वक्त मिलेगा तो ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ज़रूर आप जहां पोस्टिंग पे होंगे, खाकी वर्दी के अंदर होंगे, ऑन ड्यूटी, इंशाअल्लाह आपसे नया हिंदुस्तान चैनल की टीम वहां ज़रूर मुखातिब होगी, ताकि आप हमारे बुलंदशहर वासी, जनपद वासी, उत्तर प्रदेश वासियों के नौजवानों के आइकॉन बनकर रहें और कहीं ना कहीं कुछ सीख लेकर हमारे और नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बन सकें अपने राष्ट्रीय हित में। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो प्यारे वर्ष, ये था आज का अपडेट। बहुत ही हमारे लिए भी प्यारे वर्ष बहुत इमोशनल पल हैं और बड़ा अजीब इत्तेफाक हुआ। अचानक मुझे पता लगा, तुरंत मैं भी यहाँ पर मेरी टीम दौड़ी चली आई। हमें भी पूरी कोशिश होती है हमारी भी प्यारे वर्ष कि बुलंदशहर को हर डायमेंशन में, हर एंगल से हम एक्सप्लोर कर सकें। बुलंदशहर की हर वो बेटी जो बुलंदशहर से बाहर है, बुलंदशहर का हर वो बेटा जो दुनिया के किसी भी हिस्से में है, तो कम से कम अपनी सरजमी से, अपनी इस मातृभूमि से, अपनी इस माटी से वो आध्यात्मिक तौर पर रूबरू हो सके और आनंद ले सके। तो प्यारे दोस्त, ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आपकी मोहब्बत से पहुँचे प्यारे दोस्त, आगे भी इसी तरीके से आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।